हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। ऑलरेडी 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि जुलाई में आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसकी ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक आपकी आ जाएगी और अगस्त में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको आंसर की देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या आप बॉर्डर पे हैं, चांसेस हैं या नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आपका बेस बन जाएगा। और एक बार आपका ये अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, आपका एग्ज़ाम एक दो नंबर से जो रहता है ना, वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, सीटेट की। ठीक है, उसके सारे पीवाईक्यूज़ वगैरह सब कुछ कराती हूँ। एक चीज़ और, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे सिलेबस के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी मैं आपका यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। मतलब आपका जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसका जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन पे एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आपका है यहाँ पर दो मेन बताया गया है। इसमें आपका आता है, एक तो अमेजन रिवर के बारे में आता है और दूसरा आपका आता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो अमेजन बेसिन और गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये इसमें पूरे चैप्टर में उसके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके से जंगल है, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, ये सारा कुछ आप इस पूरे चैप्टर में समझेंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में जो आपने देख ही लिया होगा कि जितने भी पहले के चैप्टर्स हैं उनमें हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आया है, तो ये चैप्टर भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रेणुका वॉज एक्साइटेड, रेणुका बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जो उसके श्रीकांत अंकल है वो काफ़ी लंबे समय के बाद, 4 महीने बाद वो घर वापस आए हैं। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो कौन है? वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और जो कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। रेणुका इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, रेणुका जो है वो वाइल्ड लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और उसके अंकल ने उसके बचपन से ही उसको नेचर की बहुत सारी बुक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है इन सारी चीज़ों में। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंस लैंड एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड है। मतलब जो दूर ज़मीन है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये चीज़ें हमेशा ही उसको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड के वेरियस पार्ट्स के लोग हैं और कितने अलग अलग हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। ठीक है, इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रेणुका आप इसमें देख सकती हैं कि अलग अलग जगह के लोग हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ हैं जो सूखे रेगिस्तान से हैं, कुछ फ्रोजन लैंड से हैं, कुछ हैं जो कि हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। ये वो कहती है कि मतलब वो ऑब्जर्व करके कहती है कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं। दे मे लुक डिफरेंट, ये अलग दिखते हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये अलग दिखते हैं लेकिन क्या है कि ये जो लाइफ की बेसिक नीड्स है ये सब शेयर ही करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रहना हो गया। ये श्रीकांत अंकल एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू। और उनके बच्चे भी ऐसी ही हरकतें करते हैं जैसे आप करते हो, जैसे कि गेम खेलना हो गया, लड़ना हो गया, फिर एकदम से मेकअप करना हो गया, सिंगिंग, डांस, हेल्पिंग फैमिलीज विद वेरियस थिंग्स दे नीड टू बी डन। दे लिव क्लोजर टू नेचर। वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, इसी वजह से बहुत बहुत जल्दी टाइम में वो अपनी नेचर की केयर करना सीख जाते हैं। और उनको मछली कैसे पकड़ना है, मटेरियल को फॉरेस्ट से कैसे कलेक्ट करके लाना है, ये सब चीज़ें बहुत ही बचपन से ही सीखते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लाइफ इन द अमेजन बेसिन। सबसे पहले देखते हैं अमेजन बेसिन कहाँ पर है। यहाँ पर ये आपका अमेजन बेसिन है, ये आपकी आती है इक्वेटर। इक्वेटर के पास है ये आपका अमेजन बेसिन। ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। ठीक है, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इक्वेटर के। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू द रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट, रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अटलांटिक ओशन की तरफ और अलग माउंटेन्स की तरफ ये पूरा जा रही है। ठीक है, तो
द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। मतलब जब रिवर एक से दूसरी तरफ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवर माउथ बोलते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन। तो जितने भी अलग अलग हैं वो सब अमेजन रिवर को, अमेजन बेसिन को ज्वाइन करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील। जो ये रिवर होती है, रिवर कहाँ से निकल रही है, ब्राज़ील हो गया, पार्ट्स ऑफ पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया आएगा ना, स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुला हो गया। यहाँ से ये सारी ये रिवर निकल रही है। यहाँ पर नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। मतलब आप उन कंट्रीज़ के नाम फाइंड आउट कर रहे हैं जिनसे ये बेसिन निकल रहा है। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोर्स डिस्कवर द अमेजन रिवर। जब स्पेनिश ने अमेजन रिवर को डिस्कवर किया, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब वियरिंग हेड गियर्स द ग्रास स्कर्ट। मतलब उनके ऊपर किसने, जिन्होंने ये स्पेनिश ने डिस्कवर किए थे अमेजन रिवर, उनके ऊपर अटैक किया वहाँ के लोकल आदिवासियों ने, जिन्होंने अपना हेड एक मुकुट पहना हुआ था और घास की स्कर्ट पहनी हुई थी। इन लोगों ने उनको किसकी याद दिलवा दी, ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर नोन इन एंशिएंट रोमन एम्पायर। मतलब एंशिएंट के टाइम पे जो रोमन एम्पायर की वुमेन्स थी, वॉरियर्स थी, उनकी याद उन्होंने उसको दिलवा दिया। उसी के नाम पर इसका नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये आता है आपका क्लाइमेट्स। एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। मतलब आपने देखा है कि इक्वेटर के बिल्कुल पास से ही अमेजन बेसिन है। एंड इज़ कैरेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे साल हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब दिन और रात दोनों में एक जैसा, ऐसा नहीं कि दिन में ठंडा हो गया रात में गर्म है या रात में ठंडा दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इक्वली रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है। द स्किन फील्स स्टिकी। आपने देखो ना, जब बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा फील होता है, स्टिकी स्टिकी सा लगने लगता है, तो ये वो वाली रहता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ पर हर दिन बारिश होती है। दैट टू without much warning. The day temperature is high with very high humidity। मतलब जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसमें ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है। नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाता है लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो ऐसी ही हाई रहती है। ठीक है, ये आपका हो गया अमेजन फॉरेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये रेन फॉरेस्ट क्या है, एज इट रेन हैविली इन द रीजन। जितना कि बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, जो थिक फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, जंगल हो जाता है पूरा। द फॉरेस्ट आर फैक्ट सो थिक दैट द dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। मतलब वो इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी उनकी पत्तियां फैल जाती है, तो वो क्या बना देती है, एक इस तरीके से रूफ क्रिएट हो जाती है जो कि सनलाइट को रोक के रखती है और ज़मीन तक जो सनलाइट है वो पहुंच ही नहीं पाती है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम। जो उसका ग्राउंड होता है वो हमेशा अंधेरे वाला चिपचिपा सा ऐसा रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हेयर। मतलब जो अंधेरे में और जो इतने ज़्यादा चिपचिपे उसमें वेजिटेशन ग्रो हो सकती है, सिर्फ वही वहाँ पर होती हैं। ऑर्चिड हो गया, ब्रोमलेट्स हो गया, ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट इन रिच इन फ्यूना। मतलब ये क्या होता है, एक फ्यूना बर्ड है सच एज टॉकन्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स भी वहाँ पर रहती है। ह्यूमिड बर्ड्स हो गया, मकाओ हो गया, विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेग ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। ज़्यादातर ये चीज़ें हम इंडिया में देखते हैं, वो वहाँ पर इस तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स वहाँ पर रहते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। और ये सारी वर्ड क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड निकालते हैं उस जंगल में। एनिमल्स लाइक हो गया, मंकी हो गया, स्लॉथ हो गया, आंट ईटिंग टेपेयर आर फाउंड हेयर। वेरियस स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्रीव इन दीज जंगल। मतलब ये सारे जंगल में बहुत सारे रेप्टाइल हो गए, ये सब मिलते हैं। क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, पाइथन हो गया, एनाकोंडा हो गया, बो कंस्ट्रक्शन आर सम ऑफ द स्पेसीज जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिसाइड द बेसिन इज होम ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स, सेवरल स्पेसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग फिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे रेप्टाइल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सबको यहाँ पर मिलते हैं। इनका घर है एक तरीके से यहाँ पर। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। मतलब ये वाला जो बेसिन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इन सारी चीज़ों में यहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट में आसपास में जितने ज़्यादा ट्री होते हैं उन सबको वहाँ पर वो क्लियर करते हैं, उस एरिया को वहाँ पर उसको क्लीन करते हैं, और जो
फूड है वो ग्रो करते हैं। वाइल मैन हंटिंग फिश अलोंग द रिवर, जितने भी मैन होते हैं वो नदियों से मछली पकड़ने का काम करते हैं, और जितने भी वुमेन होती हैं वो जितनी भी क्रॉप होती है उनका ध्यान रखती हैं, मतलब फसल की देखरेख जो करती है वो वुमेन करती हैं। दे मेनली ग्रो टेपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये सब वो वहाँ पर उगाते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इन द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो। मतलब जो हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये अनसर्टेन रहता है, तो जो वो फसल उगाते हैं, जो वेजिटेबल उगाते हैं, उन्हीं से वो अपनी फैमिली को ध्यान रखते हैं और उनको फीड करते हैं एक तरीके से। जो उनका कहते हैं ना कि खाना जो है वो वही है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, द स्टैपल फूड इज मिनियोका एंड ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। मतलब वो क्या करते हैं, वो स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब जहाँ पर वो फसल उगाई फिर उसको जला दिया खेती को, फिर आगे गए, फिर वहाँ क्लीन किया, वहाँ पर फसल करी, इस तरीके से उसको वो करते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग, वो क्या करते हैं, ये चींटियों को भी खाते हैं। कैश क्रॉप लाइक कॉफ़ी हो गया, मेज़, ककाओ आर ऑल्सो ग्रोन, ये भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गया। अब यह क्या होती है, स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ प्लेस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज एंड ब्लशेस। मतलब ये एक एरिया है, इस एरिया पे ही बहुत सारे पेड़ है, उसको वो काटते हैं और उस एरिया को क्लीन करते हैं। These are then burned which release the nutrients from the soil। तो यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको वो जला देते हैं। जब वो जल जाती हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज क्लियर फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर, और इस जगह पर वो कुछ समय तक खेती करते हैं। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट। जब बहुत लंबे समय तक ये होता रहता है तो जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं। सो इट इज़ अमाउंटेड देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, और फिर वो क्या करते हैं, वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह को क्लियर करते हैं। वहीं पर भी ऐसे वो प्लांट्स को जलाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर खेती करते हैं। तो ये क्या है, ये स्लैश एंड बर्न मेथड है एक तरीके से खेती करने का। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, सम फैमिलीज लिव इन that is house shaped like beehives. There are other large apartments like houses maloka with steepy slanting roof। मतलब इस तरीके से घर वो वहाँ पर लकड़ी के बनाते हैं, जिनकी ये जो रूफ होती है इस तरीके की होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेशन द रिवर। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, नदी को क्रॉस करके ही वहाँ पर जा सकते थे। इन 1970s द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट बन गया था वहाँ पर हाईवे। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगह पर जाने के लिए एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये यूज़ किए जाने लगे। The indigenous populations was pushed out from area and forced to settle in a new areas where they continue to practice their distinctive way of farming। मतलब वो उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करा गया जिससे कि वो वहाँ पर अपनी जो वो फार्मिंग करते थे उसको वो आगे कंटिन्यू कर सके। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू the gradual destruction of the biological diverse rainforest. It is estimating that a large area of the rainforest has been disappear annually in the Amazon basin। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, पहले इस तरीके का ये एरिया था, फिर इस तरीके का हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना बंजर हो गया है, मतलब जो ग्रीन एरिया था वो किस हद तक खत्म हो गया है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर implication। The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into a barren landscape। मतलब एक बंजर ज़मीन यहाँ पर होती जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, ये तो आपने अमेजन बेसिन के बारे में समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ देख लेते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं तो वहाँ पर लाइफ किस तरीके से है। The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together from the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinents। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north and 30° north latitude। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है। The tributaries of the river Ganga like the Ghara, the son of
Chambal, the Ghatak and Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra. ठीक है, the plains of Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. इस बेसिन के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है, हिमालयस हो गए और सुंदरबन डेल्टा हो गया. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम जून टू मिड सेप्टेम्बर. मतलब जो मानसून शुरू होती है यहाँ पे मिड जून से शुरू हो जाती है, मिड सेप्टेम्बर तक देखती है. द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल. और जो समर्स होती है वो गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज. मतलब आपको ये उन स्टेट्स को फाइंड आउट करना है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है. द बेसिन एरियाज हैड वेरी टोपोग्राफी. द एनवायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. The basin area has very topography. The environment play a dominant role in the distribution of the population. पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया. मतलब वहाँ का जो एक तरीके से आपने देखा होगा ना, वो स्टेयर्स वाली एक तरीके से खेती होती है, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है वो रहना माउंटेन एरिया में. इस तरीके से जो पीपल होते हैं वो प्लेन्स पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. मतलब ह्यूमंस के रहने के लिए जो प्लेन एरिया होता है वो काफ़ी सुटेबल होता है. द सॉइल इज़ फर्टाइल. जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है. एग्रीकल्चर इज़ मोन एक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप. मतलब फसल उगाने के लिए जो प्लेन एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा सही रहता है. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई. इस वजह से जो प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों की जो डेंसिटी वो काफ़ी हाई है. द मेन क्रॉप इज़ पैडी. Since cultivation of paddy requires significant water, it is grown in the areas where the amount rainfall is high. मतलब जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. अब इसमें आ जाता है आपका वीट, मेज, सॉरगम, ग्राम, मिलेट आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन. ये कुछ अलग ये खेतियाँ हैं जो वहाँ पर उगाई जाती हैं. कैश क्रॉप लाइक शुगर केन, गन्ना हो गया, जूट हो गया, वो भी वहाँ पर उगाया जाता है. प्लेन में क्या होता है, बनाना की खेती भी होती है. इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन. जो अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, टी प्लांटेशन है. सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. और बिहार और असम की जगह पर वहाँ पर सिल्क की भी खेती होती है. द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप आर ग्रोन ऑन टेरेस. मतलब वो ना कि आप छत पर एक तरीके से फसल उगाते हैं. द वेजिटेशन कवर द एरिया varies according to the type of landform. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical trees grow along with teak, साल एंड पीपल. तो ये इस तरीके से प्लेन एरिया में आपका टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, ये सारे बड़े बड़े पेड़ भी उगते हैं. थिक बॉम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. और बैम्बू की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, प्लेन में. द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट. द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का पार्ट है. सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश है. ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल इन द स्लोप्स आर स्टिपी. मतलब जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी स्टिपी हैं. मतलब एक तरीके से शंकुधारी वन आप यहाँ पर कह सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एरिया में काफ़ी उगती हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की भी एक, मतलब जितने भी ये जानवर होते हैं इनकी भी एक वैरायटी मिलती है यहाँ पर. जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर, मंकी, ये कॉमन है यहाँ पर. एक राइनो भी यहाँ पर मिलता है, एक सिंगल हॉर्न उसकी यहाँ नोज़ पर जो होता है. इन द डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल मिलते हैं. एक्वेटिक लाइफ अबाउंड द फ्रेश रिवर वाटर. जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसमें फ्रेश वाटर हो गया, लेक हो गया और बे ऑफ बंगाल का सी हो गया. इसमें मोस्ट पॉपुलर वैरायटी मिलती हैं फिश की, जो इसमें आता है आपका रोहू, कैटला एंड हिल्सा. फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया. जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनका चावल और मछली ये जो है ये एक मेन फूड हो जाता है. ये हो गया टेरेस फार्मिंग. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माउंटेन्स में जो होती है ये आपकी टेरेस फार्मिंग होती है. और
सूसू, सूसू को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक है, ये क्या होती है? ये आपकी ब्लाइंड डॉल्फिन होती है। द प्रेजेंस ऑफ सूसू इन इंडिकेशन इन द हेल्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर की हेल्थ कैसी है ये इसके इस डॉल्फिन से पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक लेक की केस स्टडी है। इसमें क्या है, ये एक लेक है, यहाँ पर ये विनोद फिशरमैन है जो कि बिहार के एक गांव में रहता है, बहुत अच्छी तरीके से रहता है, सब कुछ रहता है। ये तब तक क्लीन है जब तक कि जो शहर का पॉल्यूटेंट जो वाटर है वो यहाँ तक नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में बहुत सारे शहर हैं। द सिटीज़ जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं आपका, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। मतलब गंगा रिवर के आसपास 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। अब जितनी भी शहर का जो गंदा पानी हो गया वो सब क्या होता है, वो सब यहाँ पर इसी में नदी में आ जाता है। द डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर। अब इसको क्लीन करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, जिससे कि गंगा को क्लीन किया जा रहा था। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द प्लेन एरिया इन द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो रेलवेज हो गया या रोडवे ट्रांसपोर्ट हो गया वो इतना अच्छा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली जा सकते हैं। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर। जो वाटरवे है वो भी एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर हुगली। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। जितने भी प्लेन एरिया है उनमें बहुत मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ से लोग ईजिली मूव कर सकते हैं। टूरिज्म हो गया वो एक अनदर एक्टिविटी है ऑफ इस बेसिन की, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। अब देखा है आपने जैसे कि काशी में कॉरिडोर इन्होंने बनाया है, उसके बाद से कितनी ज़्यादा भीड़ रहने लगी है वहाँ पर, इतना ज़्यादा लोग आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। ताजमहल भी है जो कि रिवर यमुना के ऊपर बना हुआ है आगरा में। इलाहाबाद ऑन द रिवर गंगा एंड यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपास हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा है एंड मनस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड अरुणाचल प्रदेश जो है वो डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। मतलब ये वो सारी जगह हैं जो आप देख सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। होता है ना, टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो क्या है, वो इतनी सारी चीज़ों को विजिट करने के लिए ही है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइजेज ज़रूर से करिएगा, अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो उससे क्या होगा, लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि आप पूरी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आप एक बार रिवाइज करते रहेंगे। जैसे कि संडे टू संडे आपने नोट्स बनाए, एक बार संडे मॉर्निंग में उठे हैं, सुबह सुबह सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, तो उससे क्या होगा, ये जो है ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी, बेस आपका बहुत